अध्याय 21। पहला कदम उठाओ। इस बार मोटी भेड़ें ज्यादा हैं और बॉस भी व्यक्तिगत रूप से आने के लिए तैयार है। वह बाद में आएगा। स्कारफेस, ब्लैकफेटी, तुम दोनों तैयार हो जाओ। पीले रंग के कपड़े पहने एक मोटा डिंगलाओएर उस समय सराय की लॉबी में क्रॉस लेग बैठा था। अपने बगल में बड़े दागदार चेहरे वाले आदमी से एक सवाल पूछ रहा था, जिसका कद उससे कम नहीं था। स्कारफेस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चिंता मत करो, मैंने उन सभी लोगों को देखा है। डू ग्रैंड मास्टर से ऊपर कोई मजबूत लोग नहीं हैं। ठीक है। उनके भोजन भी सॉफ्ट टेंडन के पाउडर के नीचे थे और उनके कमरों में कप भी नहीं बचे थे। टेबल पर क्रॉस लेग बैठे मोटे काले चेहरे वाले आदमी ने भी गर्व भरी आवाज में जवाब दिया, क्या वास्तव में कोई डू ग्रैंड मास्टर या उससे ऊपर नहीं है? सॉफ्ट टेंडन कारगर नहीं होगा। तुम भूल गए कि पिछली बार भी तुमने यही बात कही थी। नतीजा। डिंग लाओएर ने भौहें सिकोड़ी और स्कारफेस की तरफ देखा। क्या हम उस मामले का जिक्र नहीं कर सकते? वह सिर्फ एक गलती थी और यह सब की हुई विधि के कारण हुआ। क्या ये सिर्फ एक बार की गलती नहीं है? इसे हर दिन क्यों जिक्र करते रहते हैं? अच्छा, स्कारफेस, तुमने पिछली बार हमारे कई भाइयों को खो दिया था। इस बार फिर से कोई गलती मत करना और वही गलती मत दोहराना। उसके बगल में बैठा दुबला पतला आदमी स्कारफेस के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए बेशर्मी से हंसा। अपना मुंह बंद करो, तुम पिछली बार जो सबक मैंने तुम्हें सिखाया था, उसे भूल गए। दुबले पतले आदमी के लिए स्कारफेस जाहिर तौर पर उसे मुंह नहीं दिखाएगा, और ये देखा जा सकता था कि दोनों के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ब्लड शेडो क्लॉ मेरी मुट्ठी से ज्यादा मजबूत है और अब मुझे चुनौती दे सकता है? पतला आदमी व्यंग्यात्मक लहजे में बोला और बोलने ही वाला था, तुम चुप रहो, बहस करना बंद करो। एक बूढ़ा आदमी, लकड़ी की तरह पतला, अस्त व्यस्त बाल और एक काले धातु की छड़ी के साथ, दरवाजे के पास आया और उसके मुंह से एक धीमी, कर्कश आवाज निकली। वह पतला आदमी जो स्कारफेस के साथ शब्दों की लड़ाई करना चाहता था, तुरंत चुप हो गया। अब वह अहंकार नहीं रहा जिसके साथ उसने इतनी परेशानी पैदा की थी। दूसरों ने भी कोई शोर नहीं मचाया, और थोड़ी देर के लिए दृश्य कुछ हद तक ठंडा और शांत रहा, जब तक कि बूढ़ा आदमी मेज पर चला गया और बैठ गया, और डिंग लाओएर ने माहौल को गर्म करने से पहले बात की। बॉस, अच्छा, क्या सब कुछ तैयार है? बूढ़े आदमी ने पहले डिंग लाओएर की ओर अपनी ठुड्डी हिलाई, फिर स्कारफेस की ओर मुड़ा और पूछा, ये तैयार है? सभी लोगों को यहाँ लाओ, और पुराने नियमों के अनुसार चलो शुरू करते हैं। अपने लोगों से कोई बकवास किए बिना बूढ़े आदमी ने केवल घोषणा की कि वह प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। ये सुनकर दूसरों ने अपना सिर हिलाया और उठने ही वाले थे कि उन्हें जलने की गंध आई। इसके साथ ही धीरे धीरे फर्श और आंगन से गाली गलौज और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। आग की चीखें धीरे धीरे सुनाई देने लगी। चीखें सुनकर हॉल में मौजूद लोगों के चेहरे थोड़े बदल गए। रात के लिए उनका लक्ष्य जाग रहा था। लानत है, आग किसने लगाई? स्कारफेस तुरंत उठ खड़ा हुआ और चिल्लाया, शायद इसलिए कि हमारे ऑपरेशन का पता चल गया है। डिंग लाओएर ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। लेकिन जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दुबले पतले आदमी ने कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने अभी आंगन में बहुत शोर मचाया और दूसरों का ध्यान आकर्षित किया? मैंने तुम्हें सावधान रहने के लिए कहा था, लेकिन अब बहुत परेशानी है। डिंग लाओएर ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और सीधे उसके शब्दों को अनदेखा कर दिया। मुरझाए हुए बूढ़े आदमी को शांत चेहरे से देखा। उसने मन ही मन तय कर लिया कि जब ये काम पूरा हो जाएगा तो वह इस आदमी को अच्छा सबक सिखाएगा। ठीक है, अगर उन्हें पता चल गया, तो उन्हें पता चल जाएगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है। स्कारफेस, फेटी और लाओएर, तुम लोग अब उन्हें गिरफ्तार करने के लिए लोगों का नेतृत्व कर सकते हो। बूढ़े आदमी का स्वर पानी की तरह शांत था, मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा था। जाओ और जल्दी से वापस आओ इससे पहले कि वे मारक गोली खा लें। ठीक है, आग बुझाने के लिए कुछ और लोगों को भेजो। ये शब्द कहने के बाद बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दिमाग को आराम दिया। उनके विचार से यह वास्तव में कोई बड़ी समस्या नहीं थी। हालांकि ये लोग जाग गए थे, इस कम समय में वे अपनी ताकत हासिल नहीं कर पाए, और वे अपने ही लोगों का विरोध नहीं कर पाएंगे। पतला आदमी केवल डिंग लाओएर को फंसाने में सक्षम नहीं होने पर नाराजगी से हार मान सकता था। ये देखकर बाकी लोगों ने और कुछ नहीं कहा और लोगों के एक समूह को उनके मूल लक्ष्य तक ले गए। हॉल में केवल पतले बूढ़े आदमी की आकृति को छोड़ दिया। स्कारफेस और उसके आदमियों के ऊपर जाने के कुछ ही समय बाद ऊपर की मंजिल से लड़ाई और हथियारों की टक्कर की आवाज आई। अंधेरे फ्लोर में जियाओ मिंग की आंखें अपने काले लबादे के नीचे लॉबी के बीच में मुरझाए हुए व्यक्ति को घूर रही थी। इस व्यक्ति की आभा अगोचर है, शायद
एक 5 सितारा डू ग्रैंड मास्टर। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अभी इतना आश्वस्त है। जियाओ मिंग ने सोचा, इस सराय को एक संपन्न व्यवसाय माना जा सकता है, और कल लॉबी में जितने लोगों को उसने देखा था उनमें से 20 से 30 लोग थे इस सराय में रुकने की हिम्मत करने वाले। ये लोग शायद अस्थायी लोग थे जो उसकी तरह बाहर से आए थे और उन्हें अपनी ताकत पर थोड़ा भरोसा था। ताकत एक स्टेटस सिंबल थी। डूक्यूई महाद्वीप पर बहुत से लोग घूमते थे और कभी भी अपनी आभा को नहीं छिपाते थे, लेकिन निश्चित रूप से इसे छिपाना वास्तव में बेकार था, क्योंकि जिस क्षण वे कोई कदम उठाते थे उनकी आभा उजागर हो जाती थी, जब तक कि उनके पास इसे छिपाने के लिए कोई विधि न हो। कुछ लोग तो ये भी डरते हैं कि दूसरे लोग उनके क्षेत्र को नहीं जान पाएंगे, इसलिए वे अपने कपड़ों पर अपना पद अंकित कर देते हैं। ये चलन डूक्यूई महाद्वीप पर फैशन में था और लंबे समय तक चला। दिन के दौरान निरीक्षण करने पर जियाओमिंग ने पाया कि इन 20 या 30 लोगों में से जिन्होंने उसके साथ पंजीकरण किया था, हालांकि वहां अच्छी संख्या में डू मास्टर्स थे, लेकिन उसके अलावा कोई डू ग्रैंड मास्टर भी नहीं था। इस मुरझाए हुए बूढ़े आदमी में 5 सितारा डू ग्रैंड मास्टर की ताकत थी, इसलिए भले ही उन लोगों के पास सॉफ्ट टेंडन पाउडर न हो, लेकिन इसका विरोध करना मुश्किल होगा। बूढ़े आदमी के अलावा डिंग लाओ एर भी एक सितारा डू ग्रैंड मास्टर था। क्रूर दागदार चेहरा वाला आदमी 9 सितारा डू मास्टर था, और मोटा काला चेहरा वाला आदमी और पतला आदमी 7 सितारा डू मास्टर थे। अन्य डू मास्टर आदमी भी थे। इस बूढ़े आदमी का क्षेत्र मेरे से 4 सितारे ऊपर है। मैं केवल पहले हमला कर सकता हूँ, अन्यथा जब उसके आदमी ऊपर के लोगों से निपटेंगे तो बहुत परेशानी होगी। मुझे उम्मीद है कि ऊपर के लोग बहुत मूर्ख नहीं हैं और उनके पास एक मारक गोली है। अपनी आंखें सिकुड़ते हुए और बूढ़े आदमी को घातक नजर से देखते हुए जियाओमिंग का दिमाग उसके सिर में घूम गया। चूंकि उसने चुपके से हमला करने का फैसला किया था, इसलिए जियाओमिंग ने उसे एक क्रूर झटका देने का फैसला किया। ये सबसे अच्छा होगा कि इस बूढ़े मानव तस्कर को तुरंत प्रतिरोध करने की क्षमता खो दी जाए। जब उसका दिमाग क्यूई सर्पिल में उसके शरीर में संग्रहित आत्मा को छूता है, तो 2 लपटें उसके हाथों में उछलती हैं, एक गहरे नीले रंग की और एक गुलाबी। जियाओमिंग के हाथ एक साथ आए और दोनों लपटें उसकी हथेलियों के बीच एक में विलीन हो गईं, जिससे एक नीली गुलाबी लौ बन गई। हथेलियों को फैलाते हुए जियाओमिंग की 10 उंगलियां बहुत ही फुर्ती से विभिन्न मुद्राओं में एक साथ आईं। थोड़े समय में 20 बार बदलने के बाद आखिरकार एक अजीब मुद्रा में खुद को ठीक करने के लिए दोनों हाथों की 5 उंगलियां ढीली और सीधी, हथेलियां ऊपर, दायां अनामिका बायां अनामिका को गले लगाती हुई, दायां कनिष्ठिका बाएं कनिष्ठिका को गले लगाती हुई, बायां अंगूठा बाएं अनामिका के नाखून को दबाता हुआ। नीली गुलाबी लौ ने पहले ही एक अंतिम गुलाबी नीली मुहर बना ली थी, क्योंकि उनकी उंगलियां एक पल पहले ही पार हो गई थी, और जियाओ मिंग के शरीर में डूक्यूई एक उग्र बाढ़ की तरह थी जो उसके मेरिडियन से उड़ रही थी। पूर्णता की एक लहर और शक्ति की भावना उसके शरीर में व्याप्त थी। गतिशील डूक्यूई को उसके शरीर पर गुलाबी और नीले रंग की मुहर में इंजेक्ट किया गया था, और मुहर तेजी से बड़ी हो गई। सान्यान शून्य आत्मा मुहर। जिस क्षण उसकी आवाज गिरी, जियाओमिंग की हथेली ने हिंसक रूप से विशाल सील को धकेल दिया और हॉल में बूढ़े आदमी को दबा दिया। कौन? आभा को महसूस करते हुए बूढ़ा आदमी उग्र रूप से मुड़ा और चिल्लाया, लेकिन केवल एक भयानक सील हमले को आते हुए देखा। जियाओमिंग की चाल अभी अविश्वसनीय रूप से जटिल लग रही थी, लेकिन उसने इसे बहुत ही कम समय में पूरा कर लिया, और सान्यान शून्य आत्मा सील की गति में वह धीमापन नहीं था जो उसके विशाल आकार से अपेक्षित था। इससे मुरझाए हुए बूढ़े आदमी ने प्रतिक्रिया की और खतरे को महसूस किया जब सील पहले ही उसके शरीर तक पहुंच चुकी थी और चकमा देने के लिए स्पष्ट रूप से बहुत देर हो चुकी थी। आने वाली सील की उग्र विनाशकारी ऊर्जा को महसूस करते हुए बूढ़ा आदमी शांत होना बंद कर दिया और उसके दिल में प्रतिरोध न कर पाने के सदमे की भावना भर गई। इस तरह की शक्ति बहुत बड़ी थी, और उसे एक स्पष्ट अंतर्ज्ञान भी था कि अगर वह उस नीली और बैंगनी सील से सिर पर मारा गया तो वह राख में बदल जाएगा। यह आदमी कहाँ से आया है? उसने अपने दिल में कोसा, और जल्दी में मुरझाया हुआ बूढ़ा आदमी केवल अपने शरीर पर अपना डंडा रख सकता था। उसके शरीर में डूक्यूई ने किसी और चीज की परवाह किए बिना खुद को डंडे में इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। डंडे में ऊर्जा जल्दी से बाहर निकल गई, जिससे उसके चारों ओर एक हरा अवरोध बन गया। अध्याय 22। सान्यान शून्य आत्मा सील की शक्ति। नीली गुलाबी सील अंतरिक्ष में घुस गई और बूढ़े आदमी से टकरा गई, और जब वह 1 मीटर से भी कम दूरी पर थी तो आसमान से एक विशाल छाया उतरी और आखिरकार एक जोरदार धमाके के साथ अवरोध से टकराई। उस पल अंतरिक्ष एक पल के लिए जम गया। उसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ जो एक गरजने वाले विस्फोट की तरह लग रहा था, जो पूरे हॉल में गूंज रहा था। ऊपर लड़ रहे कुछ लोग तैयार नहीं थे,
और अचानक तेज आवाज के कारण उनके कान भी बज रहे थे और उनके सिर चक्कर खा रहे थे। लॉबी में जोरदार गर्जना के बाद डूक्यूई की टक्कर से ऊर्जा की एक लहर सभी दिशाओं में फैल गई और रास्ते में हर जगह सराय में सभी टेबल और कुर्सियां, जिन्हें कुछ समय पहले दिन के दौरान एक लड़ाई के कारण बदल दिया गया था, फिर से टुकड़े टुकड़े हो गईं। ऊर्जा तरंगों के केंद्र में मुरझाए हुए बूढ़े आदमी का चेहरा लाल था और उसकी हथेलियां उसके कांपते हुए डंडे को जकड़े हुए थी। डंडे के शरीर में मोटी लकड़ी की विशेषता डूखी हुई नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से पिघल रही थी। जैसे ही उसकी हथेलियां डंडे को छूती थी, बूढ़े आदमी को नीले और गुलाबी जैद सील से आने वाली एक बेहद भयानक और उग्र आभा महसूस हो सकती थी जो डंडे को नष्ट कर रही थी। बूढ़ा आदमी कल्पना कर सकता था कि जैसे ही उसने अपने डूक्यूई और अपने हथियार से जो रक्षात्मक आभा बनाई थी, वह भस्म हो जाएगी। ये वह क्षण होगा जब उग्र आभा फट जाएगी। हालांकि वह अपने दिल में इसे समझता था, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए वह केवल ये देख सकता था कि उसके सामने की ढाल पिघल रही थी और डंडे के ऊपर से आने वाली गर्मी और भी मजबूत होती जा रही थी। बाधा पूरी तरह पिघलने से पहले केवल 10 सेकंड से भी कम समय तक चली और लकड़ी की विशेषता के डूखी हुई अवरोध के खत्म होने के साथ ही डंडा, जो एक अच्छा हथियार होना चाहिए था, बहुत तेज गति से तुरंत गहरे से उग्र लाल रंग में बदल गया। आह! बूढ़े आदमी की हथेलियों ने डंडे को जकड़ लिया और एक अजीब सी आवाज आई। उसके बाद दर्द की दबी हुई कराह सुनाई दी। डंडा जमीन पर गिरा और पत्थर के फुटपाथ से टकराया और एक पल में उग्र लाल डंडे ने तेजी से अपना तापमान कम कर दिया। एक पल में एक साधारण लोहे के डंडे में बदल गया। ये स्पष्ट था कि यह महंगा दिखने वाला हथियार स्क्रैप मेटल का टुकड़ा बन गया था। उस पल मुरझाए हुए बूढ़े आदमी के पास इस बात पर पछतावा करने का समय नहीं था कि उसका हथियार स्क्रैप मेटल में बदल गया था, क्योंकि जिस पल हथियार उसके हाथ से छूटा, उसने स्पष्ट रूप से एक नीली और गुलाबी बिजली का बोल्ट अपनी ओर आते देखा। ये डू तकनीक का कौन सा स्तर है? यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? इसके अलावा ऐसे भयानक व्यक्ति के अस्तित्व के साथ स्कारफेस ने इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं की? क्या उसने यह नहीं कहा कि डू ग्रैंड मास्टर या उससे ऊपर जैसी कोई चीज नहीं है? मुरझाए हुए बूढ़े व्यक्ति को, जिसके पास बचने का समय नहीं था, अपने दांत पीसकर जल्दी से अपने शरीर में बची हुई डूक्यूई को जुटाना पड़ा। फिर अपने शरीर की सतह पर थोड़ा पतला डूक्यूई कवच जमाना पड़ा, जो प्रतिरोध करने के लिए तैयार था। नीली और गुलाबी जेड सील, जो थोड़ी काली हो गई थी, उम्मीद के मुताबिक आए और उसकी छाती पर हल्के से लगी। जियाओ मिंग ने केवल एक तेज चीख सुनी और बूढ़ा व्यक्ति जिसे मारा गया था, पीछे की ओर उड़ गया, दीवार से जोर से टकराया और धूल का एक निशान बना जिसने उसे दफना दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह अभी तक मरा नहीं है। कितनी मजबूत जीवन शक्ति है। जियाओ मिंग ने आश्चर्य में धूल के बीच देखते हुए क्यूई रिटर्न पिल निगल ली। स्वाभाविक रूप से वह डी क्लास इंटरमीडिएट डू तकनीक सान्यान शून्य आत्मा सील के आतंक को जानता था जिसके साथ उसने हमला किया था, जो एक विस्फोटक डू तकनीक थी जिसके लिए कई लपटों को एक सील में इकट्ठा करने की आवश्यकता थी। जितनी अधिक लपटें उतनी ही शक्तिशाली थी, जबकि इसे विकसित करना बेहद मुश्किल था। अगर सिमुलेशन में प्राप्त अनुभव के लिए नहीं, तो जियाओ मिंग इस हमले को इतनी जल्दी खत्म नहीं कर पाता। हालांकि उसने इस बार केवल 2 जानवरों की लपटों का इस्तेमाल किया था, इसका मतलब यह नहीं था कि यह कोई कम शक्तिशाली था। आखिरकार यह एक सच्ची डी क्लास 2 तकनीक थी जिसने सीधे उसके शरीर से 30% डूक्यूई को निकाल दिया। डूक्यूई की खपत बहुत अधिक थी। ऐसी परिस्थितियों में दूसरा पक्ष अभी तक मर नहीं गया था और वह अभी भी मुरझाए हुए बूढ़े आदमी की सांस का हल्का निशान महसूस कर सकता था। आह भरते हुए उसने महसूस किया कि उसका शरीर डूक्यूई के तीव्र सेवन से ठीक हो रहा है। धूल को थोड़ा सा छंटता देख जियाओ मिंग ने उसे मार डालने का फैसला किया, जबकि वह अशक्त था। अपने काले लबादे के नीचे अपनी हथेली की एक लहर के साथ 5वीं रैंक के जादू के कोर के साथ 1 मीटर लंबी लाल तलवार दिखाई दी। उसने अपने गुरु द्वारा पहले दी गई उच्च स्तरीय जुबान क्लास बॉडी डू तकनीक शेडो चेजिंग विंड को अंजाम दिया। जमीन पर एक भयंकर ठोकर के साथ उसके पैरों के नीचे उग्र लाल ऊर्जा फट गई और उग्र ऊर्जा उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न धक्का बल ने जियाओ मिंग को सीधे काली छाया में भेज दिया। धूल के केंद्र की ओर निकल गया। डी क्लास की निम्न रैंक वाली डू तकनीक पौष्टिक आत्माओं का द्वंद्व। हवा में जियाओ मिंग की हथेली थोड़ी कांप उठी क्योंकि उसकी तलवार की नोक धूल में दिखाई देने वाली काली आकृति में हिंसक रूप से घुस गई। एक पल में राजसी की हुई ऊर्जा युक्त 4 ज्वलंत लाल तलवार के विस्फोट निकले। काली आकृति केवल कांप उठी और एक धीमी दबी हुई गड़गड़ाहट निकाली, फिर पूरी तरह से चुप हो गई।
धुआं छंटने का इंतजार करते हुए एक जली हुई और फटी हुई लाश जियाओ मिंग के सामने आई। इसने 5 सितारा डू ग्रैंड मास्टर मुरझाए हुए बुजुर्ग की आधिकारिक मृत्यु को चिन्हित किया। उफ! लाश को देखते हुए, जिसके चेहरे पर अभी भी डर का भाव था, जियाओ मिंग ने अपने मन को शांत करने के लिए हल्की सांस छोड़ी। यह उसके जीवन में पहली बार था जब उसने किसी को मारा था, और यह संभवतः उसके प्रतिद्वंद्वी की मानव तस्कर स्थिति से संबंधित था, इसलिए उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ। उसे हमले के बारे में दोषी भी महसूस नहीं हुआ, बल्कि संतुष्टि की भावना थी। ऊपरी मंजिल। नीचे की मंजिल से जोरदार हंगामा सुनकर डिंग लाओएर और उसके सामने मौजूद 2 दुश्मन एक दूसरे को देखने लगे। वे कुछ देर के लिए रुक गए। डिंग लाओएर को पता था कि उसका बॉस नीचे बैठा है, लेकिन जब इस समय इतना बड़ा हंगामा हो रहा था, तो कोई अप्रत्याशित स्थिति होनी चाहिए और बॉस किसी के खिलाफ जमकर लड़ रहा होगा। सबसे पहले जो करना चाहिए वह ये है कि क्या हो रहा है, इसका अच्छा अंदाजा होना चाहिए। अगर उसे लड़ना है, तो वह लड़ता है, लेकिन ये तथ्य कि अब कोई शोर नहीं था, डिंग लाओएर को थोड़ा चिंतित महसूस हुआ। लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो गई थी, और अब सभी शोर के साथ दुश्मन से निपटना शायद आसान नहीं था। जब उसने ये सोचा, तो उसके दिल में अचानक एक बेचैनी सी उठी, और चारों ओर जलती हुई लपटें उसके चेहरे पर चमक उठी, अप्रत्याशित रूप से बदल गईं। डिंग लाओएर के प्रतिद्वंद्वी 2 सफेद दाढ़ी वाले आदमी थे जो दिन के दौरान सराय में थे। उन्होंने डिंग लाओएर के ध्यान भटकने का फायदा उठाकर उस पर हमला नहीं किया, इसका कारण सॉफ्ट टेंडन पाउडर था। जियाओ मिंग द्वारा लगाई गई आग से वे दोनों समय रहते जाग गए और उन्होंने जहर के लिए कुछ मारक दवाएं ली, लेकिन यह उल्लेख नहीं करना चाहिए कि सॉफ्ट टेंडन पाउडर का असर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, भले ही वह खत्म हो गया हो। डिंग लाओएर का सामना करते हुए, जो एक प्रथम स्टार 2 ग्रैंड मास्टर है, वे दोनों अभिभूत हो जाएंगे। इस समय उन दोनों के बीच कड़ी टक्कर हुई, और वे इतने घायल हो गए थे कि अगर डिंग लाओएर को उन्हें जिंदा पकड़ने की जरूरत न होती, तो वे बहुत पहले ही मर गए होते। दूसरी ओर, डिंग लाओएर पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे और उन पर धूल का एक कण भी नहीं गिरा था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, हालांकि उन्हें समझ में नहीं आता कि डिंग लाओएर क्यों रुक गया है, लेकिन यह अच्छा है कि वह रुक गया, ताकि वे भी सांस ले सकें और दवा के असर का इंतजार कर सकें ताकि वे अपनी ताकत वापस पा सकें। अब और देर मत करो, उन सभी को मार डालो। अपने दिल की बेचैनी के तहत डिंग लाओएर ने अब और संकोच नहीं किया और बिना सिर घुमाए अपने आदमियों को जोर से आदेश दिया। लेकिन बॉस ने कहा कि वह उन्हें जिंदा चाहता है। ये सब ब्लड कबीले के साथ बदला जाना है। अगर हम तब तक सामान नहीं पा सके, तो हम डू मास्टर दायरे में एक आदमी ने हिचकिचाते हुए कहा। चुप रहो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मुझे संदेह है कि बॉस के साथ नीचे कुछ हुआ है। जिन लोगों को हमने पहले ही पकड़ लिया है, वे ब्लड कबीले से निपटने के लिए पर्याप्त होने चाहिए। चीजों में देरी मत करो। उद्धरण चिन्ह। सहमत। इन सराय डीलरों के पास अपने हमलों में कोई कमी नहीं थी, और उनके विरोधी आसानी से जमीन पर गिर गए। जिन्होंने अपने विरोधियों को खत्म कर दिया, वे भी अन्य अनसुलझे युद्धों में शामिल हो गए ताकि दूसरों को लड़ाई को जल्दी से निपटाने में मदद मिल सके। शेडोलेस फ्रेंजी ब्लेड। डिंग लाओएर ने सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों में से एक की गर्दन पर वार किया, जल्दी से उसे खत्म कर दिया, उसके साथी को खत्म करने के लिए एक और वार किया, और पीछे मुड़कर उन लोगों से कहा जो पहले ही अपनी लड़ाई खत्म कर चुके थे, जाओ, नीचे की मंजिल पर जाओ। अध्याय 23। हत्या। कुछ समय पहले लॉबी में जियाओ मिंग ने ऊपर से एक और लड़ाई की आवाज सुनी, इसलिए उसने सोचा कि क्या उसे उन्हें खत्म करने के लिए ऊपर जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि जियाओ मिंग कोई और अनावश्यक कदम उठा पाता, उसने पिछवाड़े से आने वाले कदमों की आवाज सुनी। लोगों के आने से पहले जियाओ मिंग ने उस व्यक्ति की आवाज सुनी। हाँ, बॉस, क्या आपकी तरफ सब ठीक है? मेरी तरफ कुछ लोग थे जिन्हें नर्म सिन्यू पाउडर से नहीं मारा गया था, लेकिन फिर भी उन्हें हम, बॉस और आपने आसानी से गिरा दिया। ओह, यहाँ क्या हो रहा है? जियाओ मिंग ने आवाज का अनुसरण किया और छोटे से आंगन की ओर जाने वाले दरवाजे को देखा। स्कारफेस हैरान चेहरे के साथ हॉल के अंदर देख रहा था और उसके पीछे कुछ लोगों को लेकर अनुयायियों का एक समूह था। स्कारफेस, तुम बेकार में दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? जल्दी से हटो और हमें अंदर आने दो। स्कारफेस के पीछे से दुबले पतले आदमी की आवाज आई। इसके तुरंत बाद पतला आदमी भी जियाओ मिंग के सामने आ गया। जैसे ही पतला आदमी प्रवेश द्वार पर आया, उसने लॉबी के अंदर की स्थिति पर भी ध्यान दिया। वहां लकड़ी के टूटे हुए टुकड़ों से अटे पड़े टेबल और कुर्सियां थीं, फर्श पर मलबे के कुछ गड्ढे थे, और बॉस, जो आम तौर पर उन्हें बहुत परेशान करता था, वर्तमान में निश्चल पड़ा था,
उसका जला हुआ काला शरीर एक कोने में पड़ा था। ये देखकर इतने लंबे समय तक ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में रहने के बाद पतला आदमी निश्चित रूप से कह सकता था कि उसका बॉस उस अवस्था में पूरी तरह से मर चुका था। ये व्यक्ति अपने बॉस को मारने में सक्षम था। उसकी ताकत निश्चित रूप से एक डू ग्रैंड मास्टर से ऊपर थी। अरे, क्या उस शापित स्कारफेस ने नहीं कहा था कि कोई भी मजबूत लोग नहीं होते? क्या वह कहीं से भी आ गया? ये काला लबादा उस दिन के बौने स्कारफेस का है। क्या तुमने नहीं कहा था कि वह बहुत बुरा और बहुत मजबूत नहीं था? अब ये कैसा है? यहाँ तक कि बॉस को भी उसने मार डाला। क्या ये कमजोरी है? उस समय दरवाजे पर काले चेहरे वाला मोटा आदमी भी दिखाई दिया। उसके मूल रूप से काले गालों पर कुछ और दाग लग गए थे क्योंकि उसने स्कारफेस से सवाल किया था। उसे यह कहते हुए सुनकर स्कारफेस ने बदसूरती से कहा, ये कौन जानता था कि वह इतना शक्तिशाली है? स्कारफेस भी बहुत नपुंसक था। अगर तुम शक्तिशाली हो तो इसे प्रकट करो, तुम इसे क्यों छिपा रहे हो? डॉट डॉट डॉट। जियाओ मिंग उनकी बातचीत सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे बहुत पहले ही पकड़ लिया गया था। ये स्पष्ट था कि उसने एक अच्छा भेस बनाया था। हालांकि जियाओ मिंग इस विचार पर थोड़ा हंसना चाहता था कि दूसरा पक्ष उसे एक बच्चा होने के कारण तुच्छ समझता था। अगर उसे सही से याद है, जब वह पहली बार उड़ने वाले जादुई जानवरों के कारवां में ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र की सीमा में प्रवेश किया था, तो उसके गुरु जीहू ने स्थानीय बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा था। ये लोग इतने लंबे समय से ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में थे, उन्हें अधिक सावधान रहने के बारे में क्यों नहीं पता था? दरअसल जियाओ मिंग को यह नहीं पता था कि तस्करों का ये समूह पहले से ही ग्रीन रॉक सिटी में एक मजबूत समूह माना जाता था। हालांकि ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के छोटे बच्चे बहुत सरल नहीं थे, उनके लिए ये वास्तव में ऐसा ही था। आखिर किसने सोचा होगा कि इतने कम उम्र के डू ग्रैंड मास्टर यहाँ दिखाई देंगे? ये तो बताने की जरूरत नहीं कि साधारण डू ग्रैंड मास्टर भी उनसे सामना होने पर अपना सिर नीचे कर लेते। लेकिन अब जियाओ मिंग से सामना होना सिर्फ उनकी बदकिस्मती ही मानी जा सकती थी। अहम, बॉस मर चुका है, हम भाग क्यों नहीं जाते? स्कारफेस ने दरवाजे से देखा कि जियाओ मिंग हिल नहीं रहा था और अपने मृत बॉस का बदला लेने के जरा भी विचार के बिना प्रस्ताव करने से खुद को रोक नहीं पाया। अभी भी अपने साथी का जवाब नहीं सुन पाया था। उसने अपनी आंख के कोने से लाल तलवार की रोशनी की चमक को अपनी ओर आते देखा। तलवार की रोशनी की गति बहुत तेज थी, लेकिन स्कारफेस सालों से बिना किसी कारण के लड़ नहीं रहा था, इसलिए उसकी प्रतिक्रिया धीमी नहीं थी। स्कारफेस ने तलवार के वार को चकमा दिया, लेकिन उसके पीछे खड़े उसके आदमियों, जिनके पास सिर्फ डू मास्टर की ताकत थी, का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा। 3 या 4 डू मास्टर जो एक पंक्ति में खड़े थे, ने दयनीय चीखें निकाली और तलवार के वार से सीधे घायल हो गए। डू क्यूई को मूर्त रूप देना। यह आदमी वास्तव में एक डू ग्रैंड मास्टर है। स्कारफेस जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसे अब प्रतिक्रिया करने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी जियाओ मिंग के खून के निशान थे। उसने अपना हाथ उठाया और खून के निशान को पोंछ दिया। उसके दिल ने भागने का विचार छोड़ दिया। उसने उदासीनता से कहा, हम अभी नहीं जा सकते, ये बच्चा हमें मरवाना चाहता है। काले चेहरे वाले मोटे आदमी ने अपनी जीभ चाटी और अपने चेहरे पर लगे किसी के खून को चाटा, और उसकी आंखों में हत्या करने की तीव्र इच्छा थी। और उसने ठंडे स्वर में कहा, तो चलो उसे खत्म कर देते हैं। डिंग लाओ एर अभी भी ऊपर है, हम में से कई हैं, हमें उससे डरना नहीं चाहिए। उसने इस समय बॉस के साथ लड़ाई में बहुत सारे डुक्यूई खाए होंगे, चलो साथ चलते हैं। ये शब्द सुनकर उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया। उसके शरीर की सतह पर एक बेहोश डुक्यूई दिखाई देने लगी। दस्ताने के साथ लोहे की मुट्ठी की एक जोड़ी कसकर बंद हो गई, और जोड़ों के बीच एक चटकने वाली आवाज थी। स्कारफेस, मोटा आदमी और पतला आदमी एक दूसरे को देखते रहे, और उनके पैर जमीन पर जोर से पड़े। एक विशाल जादुई जानवर की तरह सीधे जियाओ मिंग की ओर भागे। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उनके पीछे के लोग भी उस आदमी को जमीन पर छोड़कर एक साथ भागे जिसे उन्होंने पकड़ा था। उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि गति आश्चर्यजनक थी। जियाओ मिंग की आंखों के कोने उभर आए, लेकिन उसके हाथ हिलना बंद नहीं हुए क्योंकि उसने 2 बोतलें हीलिंग और क्यूई रिटर्न की गोलियां सीधे अपने मुंह में डाल ली। बोतलें फेंकते हुए उसने अपनी तलवार को अपने पैरों पर धकेला और अपनी हथेली को आगे की ओर बढ़ाया। एक पल में कई बदलाव किए, फिर अचानक उसे आगे बढ़ाया और धीमी आवाज में कहा, जाओ। एक सान्यान शून्य आत्मा सील पूरी हो गई थी और स्कारफेस और दूसरों की ओर उड़ गई थी। हमले से बचने के लिए भागते समय स्कारफेस का चेहरा बदल गया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे क्योंकि वह जल्दी से चकमा दे रहा था। बूम! एक दबी हुई आवाज के साथ
दुबले पतले आदमी के चेहरे पर अभी अभी उभरी खून की प्यास धीरे धीरे जम गई, और जब उसने पीछे देखा तो उसके ज्यादातर आदमी पहले ही मर चुके थे या गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। उसका दिल दर्द से बड़बड़ाया। ये बल, ये कैसे संभव है? संकोच मत करो, चलो साथ चलते हैं, वह इनमें से कई हमलों को विफल नहीं कर पाएगा। स्कारफेस के पैर एक बार फिर जमीन पर जोर से टकराए। इस बार उसकी गति पहले की तुलना में काफी तेज हो गई। भयंकर गति, हवा के दबाव ने जियाओ मिंग के काले लबादे को ऊपर उठा दिया, जिससे उसका बचकाना चेहरा सामने आ गया। हे, मैं लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जियाओ मिंग के मुंह के कोने ऊपर उठे और उसने अपने शरीर से डूक्युई को बेतहाशा खींचा और उसे अपनी दाहिनी भुजा के मेरिडियन के माध्यम से अपनी तलवार की ओर ले गया, जो आग की लपटों में बदल गई। हवा में पानी वाष्पित हो गया, जिससे उसका छोटा आकार विकृत दिखने लगा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और कई ज्वलंत तलवार क्यूई को तिरछे तरीके से लॉन्च किया, जिससे स्कारफेस और सामने के दो अन्य लोग नष्ट हो गए। जब स्कारफेस और अन्य लोगों ने ज्वलंत तलवार क्यूई को अपनी ओर उड़ते हुए देखा, तो उन्होंने अपने दांत पीस लिए, अपने शरीर पर डूक्युई के विभिन्न रंगों को प्रवाहित किया और अपने हथियारों को अपने हाथों में जोर से जकड़ लिया। पहाड़ को हिला देने वाली मुट्ठी, ब्लड शेडो रॉड, शेडोलेस ब्लेड, धमाका। जिन तीन लोगों ने ये कदम उठाया, उन्हें केवल अपनी भुजाएं सुन्न महसूस हुई और उनके शरीर अत्यधिक गर्मी से जलने लगे, और उनके शरीर जो मूल रूप से जियाओ मिंग की ओर आ रहे थे, पीछे की ओर गिर गए। इससे पहले कि वे रुक पाते, जियाओ मिंग का सिलहूट चुपचाप आ गया और अपनी तलवार को भयंकर ऊर्जा के साथ उठाया, उनकी गर्दन पर वार किया। शेडो चेजिंग विंड का जादू करने के बाद जियाओ मिंग की गति बढ़ गई थी, साथ ही उसकी ताकत पहले से ही इन लोगों से बेहतर थी। इसलिए जब तलवार की छाया उनके सिर तक पहुंचने वाली थी, तभी तीनों लोगों को इसका एहसास हुआ और उनके चेहरे काफी बदल गए और उन्होंने जल्दी से अपने हथियार अपने शरीर के सामने रख दिए। लड़ाई की क्यूई बढ़ गई, लगातार रक्षा को मजबूत किया। धमाका, लाल तलवार की छाया तीनों लोगों के हथियारों पर भारी पड़ी, और उसी समय तीन दबी हुई आवाजें साफ साफ सुनाई दी, और तुरंत तीनों लोगों के चेहरे लाल हो गए, उनके पैर जमीन को छू रहे थे और वे जल्दी से पीछे हट गए। जियाओ मिंग का हथियार 5वीं रैंक की मैजिक कोर तलवार थी, जो स्कारफेस और कंपनी के हथियार से कहीं बेहतर थी। टक्कर के कारण उनके हथियारों पर पहले से ही दरारें दिखाई दे रही थी। स्कारफेस को यहाँ तक लगा कि उसके दस्ताने टूटने वाले हैं, और निराशा का एक संकेत उसके चेहरे पर दिखाई देने से नहीं रोक सका। उस पल दूसरी सीढ़ी के प्रवेश द्वार से एक व्यक्ति हिंसक रूप से जियाओ मिंग की ओर झपटा। जियाओ मिंग ने अपनी तलवार वापस घुमाई और विरोधी को खदेड़ दिया, हॉल के केंद्र में खड़ा होकर उसके हमले को रोक दिया। स्कारफेस और अन्य दो लोगों ने राहत की सांस ली जब उन्होंने आने वाले व्यक्ति को देखा और आने वाले व्यक्ति के साथ बीच में जियाओ मिंग को घेर लिया। डिंग लाओएर, तुम आखिरकार नीचे आ ही गए। अगर तुम धीमे होते तो हम मर जाते। बकवास मत करो, सावधान रहो, ये व्यक्ति अच्छा है, चलो साथ चलते हैं। डिंग लाओएर, जो अभी अभी हॉल में आया था, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता था। उसकी डूकी हुई उसके शरीर में घुस गई और कवच में बदल गई, सभी को साथ चलने के लिए इशारा करते हुए। जैसे ही उसके मुंह से शब्द निकले, लॉबी में अभी भी मौजूद दर्जनों आकृतियां जियाओ मिंग की ओर दौड़ पड़ी। पहाड़ हिलाने वाली मुट्ठी, रक्त छाया रॉड, छाया रहित उन्माद ब्लेड, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हॉलवे में केवल मानव आकृतियां ही फड़फड़ाती हुई दिखाई दे रही थीं। तेज आवाजें और ऊर्जा में उतार चढ़ाव डूक्युई की झड़पों के बीच फूट रहे थे, क्योंकि डिंग लाओएर और अन्य लोगों ने जियाओ मिंग पर हमला करने के लिए सभी साधनों का इस्तेमाल किया। इससे जियाओ मिंग पर बहुत दबाव पड़ा, लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग डू मास्टर थे और उनके लिए कोई खतरा नहीं था। केवल स्कारफेस और अन्य हाई डू मास्टर्स को ही ध्यान देने की जरूरत थी। जैसे जैसे तलवारों की परछाइयां चारों ओर नाचती गईं, जियाओ मिंग अपनी डू तकनीकों के इस्तेमाल में और भी ज्यादा कुशल होता गया, और समय समय पर नए विचार सामने आते गए। जितना ज्यादा वह लड़ता गया, उतना ही ज्यादा जियाओ मिंग उत्साहित होता गया, क्योंकि वह इन लड़ाइयों का अनुभव करने के लिए बाहर गया था, मरने का दृढ़ संकल्प। हालांकि जितना ज्यादा डिंग लाओएर और उसके आदमी लड़ते गए, वे उतने ही ज्यादा डरे हुए होते गए। अरे, इस आदमी को क्या हो गया है? इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद वह कम नहीं हो रहा है, बल्कि उसकी चालें और भी ज्यादा कुशल होती जा रही हैं, और वह समय समय पर हमारे एक भाई को भी मार देता है। जितना ज्यादा समय बीतता गया, उतने ही कम लोग बचे, और अंत में सिर्फ जियाओ मिंग, डिंग लाओएर, मोटा आदमी, पतला आदमी और स्कारफेस ही हॉल में खड़े थे।
लड़ाई के इस मोड़ पर जियाओमिंग की सांस भी थोड़ी फूल रही थी। उसका काला लबादा राख से सना हुआ था और यहाँ तक कि उसके काले लबादे पर कुछ छेद भी देखे जा सकते थे। जाहिर है जियाओमिंग भी घायल हो गया था। जब डेंग लाओएर और कंपनी ने जियाओमिंग को अपनी थकी हुई अवस्था में देखा तो उन्होंने एक दूसरे को देखा और दोनों एक दूसरे की आंखों में उत्साह देख सकते थे। अच्छा लड़का, आखिरकार तुम अब और नहीं कर सकते, है न? उसे खत्म करने के लिए एक आखिरी वार। चारों ने चुपचाप अपने शरीर से डूक्यू को निकाल दिया और अपने सबसे मजबूत वार किए। छाया रहित उन्माद ब्लेड, पहाड़ को हिला देने वाली मुट्ठी, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियो मिंग ने उन चारों के बीच क्यू की जंगली लहर को देखकर उपहास किया। सान्यान शून्य आत्मा सील। जियो मिंग ने अपनी तलवार फेंकी, उसकी कीमती तलवार से लपटें फूट पड़ी। लिप्टो ने एक ज्वलंत तलवार क्यू का निर्माण किया, फिर एक नीली और गुलाबी जेड सील का अनुसरण किया, जो तुरंत डेंग लाओएर और अन्य पर दबाव डालती है। 4 दयनीय चीखों के बाद इन मानव तस्करों ने पूरी तरह से अपनी जान गंवा दी और राख में बदल गए, जो जमीन पर गिर गई। जियो मिंग आगे बढ़ा, फर्श में फंसी तलवार को बाहर निकाला और तलवार को उसके म्यान में डाल दिया। लाशों से भरे कमरे को देखते हुए उसने महसूस किया कि उसके शरीर में अभी भी डूक्यू भरा हुआ था और उसने हल्की सांस ली। जियाओ मिंग ने पहले जो आग जलाई थी वह लड़ाई के दौरान अविश्वसनीय गति से फैल गई थी। लकड़ी चटकने लगी थी और कमरा खून और जले हुए मांस की गंध से भर गया था, जो थोड़ा घिनौना था। ये दृश्य देखकर जियाओ मिंग भौहें सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक सका। उसे एहसास हुआ कि यह जगह लंबे समय तक उपयुक्त नहीं थी और उसने लूट का माल खोजने के लिए सभी लाशों को लूटने से इनकार कर दिया, लेकिन केवल नेताओं की लाशों को लूटने पर ध्यान केंद्रित किया। कई लाशें पहले ही कोयले में बदल चुकी थी, इसलिए कुछ भी नहीं बचा था। आखिरकार मुरझाए हुए बूढ़े की उंगली से एक भंडारण अंगूठी लेने के बाद जियाओ मिंग चला गया। केवल एक चीज बची थी, जो आधी जली हुई सराय थी जो सुबह तक सुलग रही थी। अध्याय 24। छोटा मोटा मुनाफा कमाना। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, ग्रीनयान टाउन के बाकी लोगों को कुछ ऐसा पता चला जिसने उन्हें चौंका दिया। शहर के प्रवेश द्वार पर स्थित अंधेरी सराय, जो आमतौर पर लोगों के लिए एक भयावह व्यवसाय था, रातों रात राख में तब्दील हो गई थी। कुछ साहसी लोगों ने सराय के खंडहरों में लंबे समय तक खोज की और कई शवों के अवशेष पाए जिन्हें अभी तक जलाया नहीं गया था। अंत में ग्रीनयान टाउन के निवासियों ने निष्कर्ष निकाला कि सराय ने गलत लोगों के साथ खिलवाड़ किया था। इसलिए उनके कई नेता उनके सभी कुलीन लोगों के साथ रातों रात अपनी ही सराय में मारे गए और उनके शवों को सराय के साथ आग में जला दिया गया। वास्तव में सराय में पिछली रात का हंगामा छोटा नहीं था और इसने कुछ लोगों को लंबे समय तक सतर्क कर दिया था, खासकर जब जियो मिंग ने मुरझाए हुए 5 सितारा बूढ़े आदमी डू ग्रैंड मास्टर पर चुपके से हमला किया, तो दोनों के बीच तकनीकों का शक्तिशाली आदान प्रदान हुआ। ये शांत काली रात में एक गड़गड़ाहट की तरह था, जिसने कई लोगों को जगा दिया। लेकिन ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र किस तरह की जगह है? सड़कों पर लोगों को लड़ते देखना आम बात है, इसलिए लोग हैरान नहीं होते। लोगों ने ये सब पहले ही देख लिया है, इसलिए किसी को परवाह नहीं है। यहाँ तक कि अगर वे सुनते हैं कि सराय में आग लगी है, तो वे खुशी मनाते हैं, हंसते हैं और फिर अपने काम पर लग जाते हैं। डॉट डॉट डॉट। कल रात जियो मिंग, जिसने रात बिताने के लिए जंगल में एक यादृच्छिक जगह ढूंढ ली थी, एक बार फिर ग्रीनयान टाउन में प्रवेश किया। एक नया काला लबादा पहने हुए वह सड़क पर चला गया, अपने आसपास के लोगों की कभी कभार होने वाली चर्चा को सुनते हुए अंदर ही अंदर आश्चर्य में रुक गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इससे इतनी हलचल मचेगी। चलो आशा करते हैं कि यह उन 2 घात लगाने वालों को सतर्क न करे। यदि नहीं, तो यह मुश्किल होगा। मुझे नहीं पता कि वे कैसे दिखते हैं। कल की लड़ाई की गर्मी में मैंने अपना हाथ नहीं नापा और वास्तव में उनमें से किसी को भी जीवित छोड़ना भूल गया। ये वास्तव में कष्टप्रद है। विचार के अंत में जियाओ मिंग ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी, थोड़ा चिंतित हुआ। जिसके बारे में बात करते हुए कल की लड़ाई जियाओ मिंग की पहली वास्तविक लड़ाई थी जहां उसने मांस और खून देखा था, इसलिए उसके लिए खुद को रोकने में थोड़ी परेशानी होना सामान्य था। अकादमी के छात्रों की तुलना में सराय में मानव तस्करों का समूह सभी निर्दयी थे और एक साथ मिलकर काम करते थे। हालांकि उन्होंने उस पर अलग अलग हमला किया, लेकिन उन्होंने समय समय पर कुछ संयुक्त रणनीति का भी इस्तेमाल किया, जिसे बेहद क्रूर कहा जा सकता है, जिससे उसे बहुत परेशानी हुई और यहाँ तक कि कुछ चोटें भी आईं। इनमें से कुछ विवरण अभी भी जियाओ मिंग के दिमाग में ताज़ा हैं। जियाओ मिंग ने ये कहने की हिम्मत की कि अगर वह नहीं होता, बल्कि कोई और होता जिसे कल घेरा गया था, भले ही उस व्यक्ति की ताकत उससे कुछ सितारे अधिक होती, तो उसे मौके पर ही दफना दिया जाता।
खतरा तो था ही, और इनाम भी स्वाभाविक रूप से स्पष्ट था। कम से कम जियाओ मिंग को अपनी खुद की डू तकनीक के इस्तेमाल में ज्यादा निपुणता महसूस हुई। चाहे वह जुबान रेड फ्लेम स्वॉर्ड क्लास एडवांस डू तकनीक हो, जुबान रेड फ्लेम पाम क्लास एडवांस डू तकनीक हो, या जुबान शेडो चेजिंग विन क्लास एडवांस डू तकनीक हो जो उसके गुरु ने उसे पहले दी थी, या वे जो जियाओ मिंग को बाद में सिम्युलेटर से मिले, सान्यान वर्ड स्पिरिट सील, या पौष्टिक आत्माओं का द्वंद्व, जियाओ मिंग को समझ की एक नई समझ मिली थी, और उसके शरीर के चारों ओर डू क्यूई ज्यादा सघन हो गई थी और ज्यादा सुचारू रूप से चल रही थी। कल रात मैंने अपनी डू क्यूई और शारीरिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए बहुत सारी गोलियां निगल ली। उम्मीद है कि एकत्र की गई लूट इसके लायक होगी, अन्यथा ये वास्तव में एक बड़ा नुकसान है। कल भयंकर लड़ाई के दौरान जियाओ मिंग ने अपनी क्यूई को ठीक करने के लिए गोलियां लेना बंद नहीं किया था, और सुरक्षित पक्ष पर रहने के लिए उसने जो गोलियां खाईं वे अभी भी तीसरी श्रेणी की थी, ताकि उसकी डू क्यूई की रिकवरी की गति सुनिश्चित हो सके। साधारण तीसरी श्रेणी की उपभोग्य गोलियां भी सस्ती नहीं थीं। लाशों को लूटने के बाद जियाओ मिंग ने सीधे तौर पर यह नहीं देखा कि उसने क्या काटा है, बल्कि आराम करने के लिए जगह की तलाश की, जबकि वह सोच रहा था कि क्या उसने कुछ पैसे खो दिए हैं। इसे भूल जाओ, ग्रीनयार्ड टाउन में एक से अधिक सराय होनी चाहिए। पहले रहने के लिए एक और सराय की तलाश करो, फसल का जायजा लो और शरीर की स्वच्छता को साफ करो। सिम्युलेटर ने उल्लेख किया कि कल की सराय के लोगों को घात लगाने वालों के बारे में जानकारी थी, इसलिए मुझे लगता है कि अन्य सराय के लोगों को भी कुछ पता होगा। इस विचार को ध्यान में रखते हुए जियाओ मिंग ने अपने दिमाग को फिर से इस विचार पर लगाया, भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए एक सराय की तलाश में। जैसा कि जियाओ मिंग ने सोचा था, ग्रीनयार्ड टाउन छोटा नहीं था, और वास्तव में वहां अन्य छोटी सराय भी थी। जियाओ मिंग ने एक ऐसी सराय चुनी जो अधिक औपचारिक दिखती थी और वहीं रुक गया। डॉट 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 कमरे के अंदर विशाल कमरे में एक विशाल लकड़ी का बैरल रखा हुआ था। बैरल के अंदर शांत पानी से सफेद भाप की धारें उठ रही थी। जियाओ मिंग बैरल के बगल में खड़ा था, अपनी हथेली को फैलाया और सतह को छूते हुए अपना सिर हिलाया। बुरा नहीं है, ये साधारण गर्म पानी है। ऐसा लगता है कि इस समय इस सराय का कोई बुरा इरादा नहीं है। ये कहने के बाद जियाओ मिंग ने अपने कपड़े उतार दिए और अपने पूरे शरीर को पानी में डुबो दिया, जिससे एक सुखद आवाज निकली। आरामदायक, जिसकी बात कर रहा हूँ, मुझे इस तरह से नहाए हुए बहुत समय हो गया है। जियाओ मिंग ने विलाप करते हुए अपने शरीर को धोया। किसी की शारीरिक स्थिति के आधार पर पानी के तापमान को त्वचा के लिए कम जलन पैदा करने वाले तापमान पर रखने से शरीर और मन पर आराम का प्रभाव पड़ सकता है। जब जियाओ मिंग जियाओ परिवार में था, तो वह अपनी थकान दूर करने के लिए प्रशिक्षण के बाद हर दिन गर्म पानी के झरने में भीगने के लिए पीछे के पहाड़ पर जाना पसंद करता था। जियानान अकादमी में पहुंचने के बाद उसने यह आदत छोड़ दी, क्योंकि जियानान अकादमी में कोई गर्म पानी का झरना नहीं था, इसलिए वह नहाने के लिए केवल खुद ही गर्म पानी ला सकता था। जियाओ मिंग को यह पसंद नहीं था क्योंकि यह बहुत ज्यादा झंझट वाला था, साथ ही उसने हमेशा साधना पर ध्यान केंद्रित किया था और जीवन का आनंद लेने के लिए उसकी इतनी मांगे नहीं थी, इसलिए ज्यादातर समय वह सिर्फ नहाता था। हालांकि स्नान आरामदायक था, लेकिन जियाओ मिंग को इसमें ज्यादा मजा नहीं आया। अपने शरीर को साफ करने के बाद उसने साफ कपड़े पहने और बिस्तर पर बैठ गया। अपने हाथ में उसने मुरझाए हुए बूढ़े की अंगूठी पकड़ी हुई थी, और उसकी आत्मा की शक्ति उसके माथे से निकल रही थी। यह एक निम्न स्तरीय भंडारण अंगूठी थी, इसलिए जियाओ मिंग को थोड़ी सी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा और जल्द ही पता चल गया कि मुरझाए हुए बूढ़े के पास क्या है। भंडारण अंगूठी के 5 घन मीटर के स्थान में कई बैंगनी सोने के कार्ड थे, जिनमें से प्रत्येक में दसियों हजार सोने के सिक्के थे। कुल मिलाकर 100,000 से अधिक सोने के सिक्के थे, जो बूढ़े आदमी की पिछली डकैतियों से प्राप्त हुए होंगे। उनके साथ कुछ निम्न श्रेणी की गोलियां भी थीं। इसके अलावा वहां केवल कुछ कपड़े और भोजन आदि थे। क्या बस इतना ही है? जियाओ मिंग ने कुछ निराशा के साथ अपना सिर हिलाया और भंडारण अंगूठी को अन्य भंडारण अंगूठियों से भरी अपनी रस्सी पर लटकाने वाला था। लेकिन फिर उसे मुरझाए हुए बूढ़े आदमी की गंदगी में कुछ मिला, और एक विचार के साथ उसके हाथ में 2 स्क्रॉल दिखाई दिए। वे जुबान यिन दाओ थे, एक निम्न स्तर की जुबान क्लास की हुई विधि, और डेडवुड विधि, एक निम्न स्तर की जुबान क्लास की हुई विधि। उसने लापरवाही से स्क्रॉल को अपने माथे पर रखा और एक पल बाद उनमें निहित जानकारी को पढ़ा। जियाओ मिंग ने अपनी आंखें खोली और संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। वास्तव में ये निम्न स्तरीय जुबान क्लास की हुई विधियां थीं, और मुरझाए हुए बुजुर्ग को मुरझाए हुए लकड़ी की विधि का अभ्यास करना चाहिए था।
ये QE विधि, जुआन यिन द्वंद्व, जियाओमिंग को नहीं पता था कि यह कहाँ से आए है। इन QE विधियों और स्टोरेज रिंग में मौजूद चीजों ने कल सभी गोलियों का भुगतान किया और फिर भी एक छोटा सा लाभ जोड़ा। पूंजी के नुकसान को महसूस न करने से जियाओमिंग का मूड अच्छा हो गया। अब लक्ष्य ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर के कब्जे वाले लोगों का पता लगाना है। आप कहते हैं कि वे ग्रीनियान टाउन के उत्तरी हिस्से में सबसे आकर्षक हवेली में रहते हैं। काली पोशाक पहने हुए जियाओमिंग के मुंह से कर्कश आवाज निकली। ये सही है मेरे स्वामी, मैं झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। अपने सामने खड़े व्यक्ति से निकलने वाली भयावह आभा को महसूस करते हुए सराय का मालिक, जिसका साधना स्तर केवल एक डू मास्टर के बराबर था, कांप उठा। उसे डर था कि अगर वह संतुष्ट नहीं हुआ तो दूसरा पक्ष उसे मार डालेगा। ये देखकर कि काली पोशाक पहने व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, उसने सोचा कि जियाओमिंग को उस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने जल्दी से सभी फलियां छोड़ दी। मेरे स्वामी, आपने जिन दो लोगों के बारे में पूछा है, उन्हें ग्रीनियान टाउन में ग्रीन पॉइजन ट्विन घोस्ट के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़े को ग्रीन घोस्ट और दूसरे को पॉइजन घोस्ट कहा जाता है। उन दोनों के पास डू ग्रैंड मास्टर क्षेत्र में बेहतर ताकत है और वे लायन के अलावा शहर में सबसे मजबूत हैं। जियाओमिंग ने उसके शब्दों पर भौहें सिकुड़ी। हरा भूत, जहर भूत, ये कैसा नाम था। जियाओमिंग लायन को जानता था। यह उस सराय का नाम था जिसे उसने कल जला दिया था। ये ग्रीन पॉइजन ट्विन घोस्ट आमतौर पर शहर की विभिन्न सरायों के अंदर यात्रियों को लुभाते हैं। मेरी इस सराय में वे अक्सर आते हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो कुछ दिन रुको और तुम उन्हें देखोगे। मैं कभी झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करूंगा। जियाओमिंग ने सराय के मालिक की तरफ देखा, जिसके पैर कांप रहे थे, और बोला, तुम और क्या जानते हो, मुझे सब कुछ बताओ। उनकी डू तकनीक की तरह वे अक्सर तुम्हारे यहाँ दिखाई देते हैं। ऐसा संभव नहीं है कि तुम कुछ नहीं जानते हो, है न? मुझे पता है, मुझे पता है। अध्याय 25, घात लगाने वालों पर घात लगाई गई। सराय से जियाओमिंग सीधे दो ग्रीन पॉइजन डबल घोस्ट के निवास पर गया। चूंकि ये दोनों ग्रीन स्टोन सिटी के शीर्ष विशेषज्ञों में से थे, इसलिए उनका निवास आम लोगों के निवास से काफी ज्यादा आलीशान था। जियाओमिंग अपने सामने की सफेद दीवार पर कूद गया और उसके ऊपर खड़ा होकर ध्यान से देखने लगा। ग्रीन पॉइजन डबल घोस्ट की छवि क्रूर होने की थी, लेकिन उनका रहने का माहौल आश्चर्यजनक रूप से शानदार था। जब जियाओमिंग आंगन में था तो उसने देखा कि एक नारंगी मुकुट वाला फूल था जो फूलों के बगीचे में एक साफ सुथरी हरी छतरी की तरह दिख रहा था। शाखाओं पर पत्तियां एक दूसरे के ऊपर ढेर करके रखी हुई थी और पत्तियां वसंत की बारिश से नम हो गई थी और हरे रंग की एक नई परत उगाई थी जो सूरज की रोशनी में तैलीय थी। जब उसने एक टुकड़ा लिया और उसे अपने हाथ में रगड़ा तो पत्तियों की तेज खुशबू ताजा करने वाली महक आई। इस खुशबू को सूंघते हुए जियाओमिंग को जल्द ही एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ये सुगंध ठीक नहीं है, ये पौधा जहरीला है। जियाओमिंग ने भौहें सिकुड़ी और अपनी सांस रोक ली क्योंकि वह आंगन की हवा में सांस लेना बंद कर रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने अपने पुराने घर की रखवाली के लिए किसी की व्यवस्था नहीं की है और दोनों भाई इधर उधर भटक रहे हैं। यह इस पौधे की उपस्थिति के कारण है। अगर कोई सावधानी नहीं बरती गई तो मुझे भी अगर लंबे समय तक इसकी गंध आती रही तो बेहोश होना पड़ेगा। मैंने सराय के मालिक से सुना है कि ग्रीन पॉइजन ट्विन घोस्ट्स में से पॉइजन घोस्ट पॉइजन डू ग्रैंड मास्टर है, इसलिए मुझे लगता है कि यह उसी का काम है। एक बार फिर से आह भरने के बाद कि ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में हर जगह जाल थे और खुद को सावधान रहने की याद दिलाते हुए जियाओमिंग फिर आसानी से आगे बढ़ गया। उसने हर कमरे की जांच करते हुए पीछे कोई निशान न छोड़ने की पूरी कोशिश की। थोड़ी देर बाद जियाओमिंग फिर से आंगन में दिखाई दिया। ग्रीन पॉइजन ट्विन घोस्ट्स वहां नहीं है और न ही ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर है, इसलिए वे शायद इसे अपने पास ले जा रहे हैं। जियाओमिंग ने हल्की आह भरी। ये कुछ ऐसा था जिसकी उम्मीद लंबे समय से की जा सकती थी, लेकिन जब ऐसा हुआ तो ये थोड़ा परेशान करने वाला था। मूल रूप से वह ये देखने आया था कि क्या ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर को सीधे प्राप्त करना संभव है, और अगर वह ग्रीन पॉइजन ट्विन घोस्ट से लड़े बिना सीधे इसे चुरा सकता है तो वह इसे लेकर कोई बड़ी बात नहीं करना चाहता था। आखिरकार ग्रीन पॉइजन ट्विन घोस्ट्स कमजोर नहीं थे। उन दोनों का स्तर उससे ऊंचा था, लेकिन अब वह उम्मीद निस्संदेह गायब हो गई थी। यह ऐसा ही है, जब ऐसा है तो मुझे दोष मत दो। जियाओमिंग के चेहरे पर एक निर्दयी भाव था। वह ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर पाने के लिए दृढ़ था और निश्चित रूप से हार नहीं मानेगा। इन विचारों के साथ जियाओमिंग पलटा और एक कमरे में वापस चला गया, बिस्तर पर चढ़ गया और अपनी आंखें बंद करके ध्यान करने लगा।
आज वह जुड़वा भूतों की वापसी के लिए यहाँ प्रतीक्षा करेगा। डॉट डॉट डॉट। शाम। सूरज खून की तरह था, आसमान खून से लाल था। जियाओ मिंग की आंखें बंद थीं, उसके शरीर से सांस का एक भी निशान नहीं निकल रहा था। अचानक जियाओ मिंग के कान थोड़े से फड़कने लगे और उसकी आंखें नीचे के कमरे के दरवाजे पर देखने के लिए खुल गईं। दरवाजे के बाहर से एक उदास आवाज आई। भाई पुलू, जब आप अभी वापस आए, तो क्या आपने उन राहगीरों को कुछ चर्चा करते हुए सुना? क्रंच। आवाज सुनकर कमरे का दरवाजा खुला। हरे बालों वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी और सफेद लबादा पहने एक युवक अंदर आया। में ओह, तुम्हें लायन के बारे में बात करना चाहते हो, है ना? मैंने भी इसके बारे में सुना है। मैंने सुना है कि उन्होंने कल रात उन सभी को मार डाला, एक भी जीवित नहीं बचा। हमारे लिए अच्छा है कि वे चले गए। अब से हम ग्रीनियान टाउन में अकेले होंगे। हरे बालों वाले व्यक्ति ने चलते हुए सफेद वस्त्र पहने युवक के सवाल का जवाब दिया। उसके शब्दों में थोड़ी बहुत खुशी थी। जियाओ मिंग ने पृष्ठभूमि में दो लोगों को देखा और मन ही मन उन दोनों की पहचान का अनुमान लगाया। सराय के मालिक ने जो कहा, उसके अनुसार हरे बालों वाला व्यक्ति हरा भूत है और छोटा वाला जहरीला भूत है। जियाओ मिंग सोच रहा था कि इन दो घात लगाने वालों को उनकी ही दवा का स्वाद कैसे चखाया जाए, जब वे दोनों कमरे में गोल मेज पर पहुंचे और बैठ गए और अपने लिए एक कप चाय बनाई। चाय की चुस्की लेने के बाद जहरीला भूत कुछ चिंतित स्वर में बोला, हालांकि ये लाए इनका विनाश हमारे लिए अच्छा है, लेकिन मुझे डर है कि यह मामला सरल नहीं है। मुझे लगता है कि उन्हें नष्ट करने का कारण ये था कि उन्होंने गलत लोगों को नाराज किया था। ओह, वह बूढ़ा डेडवुड वाकई उलझन में था। ग्रीन घोस्ट ने उपहास किया। लेकिन मैंने सुना है कि बूढ़ा साथी डेडवुड हाल ही में ब्लड कबीले से जुड़ गया है। क्या यह मामला ब्लड कबीले से संबंधित हो सकता है? आखिरकार ब्लड कबीले जिस तरह से काम करते हैं, यह संभव नहीं है। पॉइजन घोस्ट ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ब्लड कबीले के वे लोग बेहद अजीबोगरीब तकनीकें अपनाते थे, जिससे वे मजबूत लोगों के खून की मदद से अपनी खुद की खेती को तेजी से बढ़ा सकते थे। इसलिए ब्लड सेट के लोग अपनी खुद की खेती के लिए गुलाम खरीदते थे, और यह हो सकता था कहा कि वे इन मानव तस्करों के बड़े ग्राहक थे। इसके अलावा ब्लड कबीले की रक्तपिपासा ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के आम लोगों से भी ज्यादा है। अगर ऐसा है, तो ये परेशानी की बात है। अगर ब्लड कबीले के लोग नहीं गए हैं, तो शायद हम पहले ही उनके निशाने पर आ चुके हैं। आखिरकार हम भी डू ग्रैंड मास्टर हैं, और हम उनके लिए एक बड़ा टॉनिक हैं। वे लायन से निपट सकते हैं, उन्हें हमसे निपटने में भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा हम आमतौर पर विभिन्न सराय में ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर की खबर की घोषणा करते हैं। मुझे डर है कि इससे उनका ध्यान आकर्षित हो सकता है। जब उसने बाद वाली बात कही, तो न केवल हरे भूत के बाल हरे थे, बल्कि उसका चेहरा भी थोड़ा हरा हो गया था। पहले ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर का उल्लेख एक साधारण घटना थी, साथ ही बड़ी मछलियों को आकर्षित करने के लिए अच्छे चारे की जरूरत थी। साथ ही क्योंकि ग्रीनयान टाउन में कोई विशेषज्ञ नहीं था, दोनों ही डू ग्रैंड मास्टर होने के कारण सभी को पूरी तरह से संभाल सकते थे। इसके अलावा वे हर दिन इसका विज्ञापन करते थे, इसलिए शहर के लोगों को लगता था कि वे दिखावा कर रहे हैं और कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब कौन जानता था कि ये लायन के लोगों ने ब्लड कबीले के लोगों को यहाँ फुसलाया था। अगर उन्हें ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर के बारे में पता चला, चाहे वह सच हो या झूठ, वे उन पर जादुई जानवरों की तरह झपट पड़ेंगे, जिन्हें खून की गंध आ गई हो। लानत है बूढ़े कमीने डेडवुड पर, वह अपनी मौत के बाद भी हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें तुरंत ग्रीनयान टाउन छोड़ना होगा। ग्रीन घोस्ट ने खड़े होकर कहा और पॉइजन घोस्ट से आग्रह किया। लेकिन पूर्वी चट्टान की गुहा में छोड़ी गई लाशों का क्या? वे सामग्रियां हैं जिनकी हमें ग्रीन पॉइजनस 1000 कॉप्स पाम का अभ्यास करने के लिए जरूरत है। उन लाशों को इकट्ठा करने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, और इसके अलावा ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर अभी भी वहां है। हम वापस आएंगे जब हवा गुजर जाएगी, कोई भी उन लाशों को नहीं छुएगा। इसके अलावा वहां अभी भी कीड़े और जहरीली जड़ी बूटियां हैं, कुछ भी गलत नहीं होगा। यह ठीक है, लेकिन ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर को हटाया जाना चाहिए। जहरीले भूत ने उस छोटे जीव के बारे में सोचा जिसे उसने चट्टान की गुहा में व्यवस्थित किया था। अगर उन्हें कोई चोट लगी तो डू ग्रैंड मास्टर को मरना होगा। उसने ये भी सोचा कि कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए वह जाने के लिए तैयार हो गया। जियाओ मिंग ने देखा कि वे उठ गए हैं और जाने वाले हैं, इसलिए उसने अब और संकोच नहीं किया। उसके शरीर से दो जानवरों की लपटें फूट पड़ी, और उसकी उंगलियां तेजी से बदल गईं, कुछ अजीब मुद्राओं में हिलने लगी, और उसकी उंगलियों के बीच एक नीली और गुलाबी सील बन गई। सान्यान शून्य आत्मा सील। अध्याय 26।
ग्रीन पॉइजन ट्विन घोस्ट की मृत्यु। कौन है? जियाओ मिंग को ग्रीन पॉइजन ट्विन घोस्ट ने तुरंत ही खोज लिया। हालांकि अपने कमरे में होने के कारण वे दोनों पहले से सतर्क नहीं थे। साथ ही जियाओ मिंग का हमला बहुत अचानक और नजदीकी था, इसलिए उन दोनों ने उसी तरह प्रतिक्रिया की जैसे कि मुरझाए हुए बूढ़े व्यक्ति ने कल जियाओ मिंग पर हमला किया था। वे केवल खुद को बचाने के लिए सीमित कर सकते थे और साथ ही अपने शरीर पर एक पीले रंग का कवच जोड़ सकते थे। जैसे ही उन्होंने तैयारी पूरी की, एक विशाल छाया आसमान से उतरी और दो लोगों द्वारा बनाए गए अवरोध से टकराई। एक पल के लिए अंतरिक्ष जम गया और फिर एक जोरदार विस्फोट बिजली के बोल्ट की तरह गूंज उठा। टक्कर से ऊर्जा की एक लहर सभी दिशाओं में फैल गई, जिससे सड़क पर तेज हवा चल रही थी। जिस मेज और कुर्सियों पर वे बैठे थे, वे जमीन से उठकर दीवार से टकरा गए और टुकड़े टुकड़े हो गए। नहीं, प्रतिद्वंद्वी की अग्नि विशेषता डूकी हुई मेरी जहरीली डूकी हुई को धीमा कर देती है। मैं ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। जब उसने देखा कि उसकी उभरी हुई डूकी हुई द्वारा बनाई गई डूकी हुई बाधा तेजी से बर्फ की तरह पिघल रही है, जो धधकते सूरज से मिल रही है, तो जहर भूत अपने दिल में चिंतित था। इस दर से वह 10 सेकंड से भी कम समय में जमीन पर पड़ा होगा और वह गारंटी नहीं दे सकता था कि वह इस तरह के भयानक हमले से बच पाएगा। अगर यह उसे लग गया तो वह मर जाएगा। नहीं, मैं मर नहीं सकता। मैं बहुत लंबे समय तक नहीं जी पाया हूँ। जहर भूत ने अपनी नजर हरे भूत की ओर घुमाई, जो ऊर्जा तरंगों के केंद्र में खड़ा था। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसकी हथेलियां जीवन से चिपके हुए कांप रही थी और उसकी आंखों में एक भयंकर नजर थी। अचानक उसने एक हाथ बढ़ाया और हरे भूत को सान्यान शून्य आत्मा सील की ओर उठाया और उसे उसकी ओर फेंक दिया। माफ करना बड़े भाई, शांति से जाओ। मेरी भाभी और तुम्हारे बच्चे हमारे गृहनगर में हैं। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हा 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 हा। तुम शापित जहर भूत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आह! हरा भूत अपने सिर के ऊपर सील पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। अपनी पूरी ताकत से अपनी डूकी बाधा को मुश्किल से झेल रहा था। यह उम्मीद नहीं कर रहा था कि वह जहर भूत जिसके साथ बड़ा हुआ था, इतना भयावह होगा कि उसे अपनी जान बचाने के लिए मरने देगा। जब उसने सुना कि जहर भूत घर पर उसकी पत्नी की देखभाल करना चाहता है, तो उसके पास गुस्से से शाप देने का समय नहीं था। इससे पहले कि गुलाबी और नीली सील ने उसे पीठ पर मारा और वह चीखते हुए पीछे की ओर गिर गया, जहर भूत के सामने जमीन पर जोर से मारा। हरे पत्थर की टाइल का फर्श मकड़ी के जाले जैसी दरारों से ढका हुआ था और जाल के केंद्र में हरा भूत एक मरे हुए सुअर की तरह अपनी पीठ पर लेटा हुआ था। उस समय हरे भूत की पीठ से जले और भुने हुए मांस की बदबू आ रही थी। उसके मुंह के कोनों में टूटे हुए नल से बहते पानी जितना खून था और हर सेकंड के साथ उसकी सांस कमजोर होती जा रही थी। तुम, हरा भूत, जो अभी तक मरा नहीं था, जाहिर तौर पर कुछ कहना चाहता था, लेकिन थोड़ा संघर्ष करने के बाद उसने आखिरकार अपना सिर झुका लिया और आखिरकार अपने पापी जीवन को समाप्त कर दिया। अरे बड़े भाई, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, तुम अपने भाई के लिए मर गए। यह एक अच्छी मौत है। शांति से जाओ, मैं अपनी भाभी का ख्याल रखूंगा। मृत हरे भूत को देखते हुए जहर भूत ने धूर्तता से कहा, ओह हाँ, मुझे डर है कि तुम्हें वह मौका नहीं मिलेगा। उसके कानों में एक आवाज गूंजी और जहर भूत जरा भी नहीं चौंका। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। लड़के, मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। जहर धुंध बैरियर ग्रे डू की हुई जहरीले भूत के शरीर से बाहर निकलकर सभी दिशाओं में फैल गई, जिसमें से एक सबसे तीव्र जहरीली की हुई सीधे जियाओ मिंग के सिर की ओर बढ़ रही थी, जो किसी समय उसके बगल में दिखाई दिया था। जियाओ मिंग ने भौहें सिकोड़ी, भले ही वह जहरीले भूत को सीधे मारना चाहता था। जहरीला भूत एक डू ग्रैंड मास्टर होने के योग्य था, जो कई वर्षों से ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में था और शुरुआती घबराहट के बाद वह वास्तव में बिना घबराए एक जवाबी हमला करने में सक्षम था। हालांकि उसने पहले से ही जहरीली मारक गोली ले ली थी, लेकिन ऐसी जहरीली हरकतों के सामने सतर्क रहना बेहतर था। एक स्टॉम्प के साथ वह शैडो चेजिंग विंड के साथ 3 मीटर दूर चला गया। जियाओ मिंग की गति तेज थी, लेकिन उसका चौड़ा काला लबादा अभी भी कुछ जहरीली गैस से दूषित था। जहरीली गैस के क्षरण के कारण उसके काले लबादे पर छोटे छोटे दांतेदार छेद दिखाई दिए। जहरीले भूत ने तब भी परवाह नहीं की जब उसकी हरकतें असफल रहीं। उसने बस अपने सामने खड़े काले वस्त्र पहने छोटे से आदमी को सावधानी से देखा और उसका विश्लेषण किया। उस आदमी की आभा सिर्फ एक सितारा डू ग्रैंड मास्टर की होनी चाहिए, लेकिन अगर वह पहले इतना गंभीर और भयानक हमला करने में सक्षम था, तो यह इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसके पास उच्च श्रेणी की डू तकनीक थी, संभवतः उच्च स्तर या यहाँ तक कि डी क्लास डू तकनीक। उस तरह के भयानक हमले में बहुत बड़ी मात्रा में डू क्यूई की खपत होती थी
और अपनी एक सितारा डू ग्रैंडमास्टर ताकत के साथ वह निश्चित रूप से इसे एक से अधिक बार इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसलिए शायद एक ही बार पहले से ही सीमा थी। हालांकि उसकी डूकी हुई विशेषता मेरी जहरीली डूकी हुई के लिए काफी प्रतिबंधात्मक है, इसलिए बेहतर है कि मैं जोर से हमला न करूं, नहीं तो मैं बस दीवार से टकरा जाऊंगा और अच्छा समय नहीं बिता पाऊंगा। मुझे बस उसे थोड़ी देर के लिए रोकना है और कमरे में जहरीली क्यूई के भर जाने का इंतजार करना है, यही उसकी मौत का समय होगा। जब उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के पास मौजूद डू तकनीक के बारे में सोचा, तो जहरीले भूत की आंखों में लालच की झलक दिखाई दी। मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले कभी तुम्हें उकसाया है। मुझे लगता है कि यह मेरा बड़ा भाई था जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई। मुझे सच में खेद है, लेकिन मैंने अभी अभी उसे सबक सिखाया है, तो क्यों ना हम बैठकर अच्छी तरह से बात करें। ओह, तुम कितने ईमानदार आदमी हो। जियाओ मिंग को इस आदमी के लिए बहुत प्रशंसा महसूस हुई जिसने अपनी आंखें खोलकर झूठ बोला। मुझे कहना होगा, चमड़ी बहुत मोटी है। हालांकि इस जहरीले भूत को पता होना चाहिए कि वह मुझसे 4 स्टार ऊपर है, लेकिन फिर भी वह इतना विनम्र है, जरूर कुछ गड़बड़ है। अपनी आंखों के कोने से फैलती हुई जहरीली गैस को देखते हुए और उसके काले लिबादे को देखने के बाद जियाओ मिंग के चेहरे पर एहसास की एक झलक दिखाई दी। अच्छा लड़का, तुम मेरा मनोरंजन कर रहे हो। जियाओ मिंग, जो जहरीले भूत के इरादों को समझ गया था, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता था। क्या तुम जहरीली डू क्यूई का इस्तेमाल करके मेरा दम घोंटना नहीं चाहते थे? मैं तुम्हारी जहरीली क्यूई को जला दूंगा और देखूंगा कि तुम क्या करते हो। लपटें फड़फड़ाने लगी, इतनी तेज तापमान तक बढ़ गई कि जियाओ मिंग के आसपास का स्थान थोड़ा विकृत हो गया, भ्रमपूर्ण हो गया। जियाओ मिंग के हाथ में 2 रंग की लपटों को देखते हुए जहरीला भूत जो कुछ कहने वाला था, चुप हो गया, और काफी देर बाद ही उसने अविश्वास और भय की आवाज निकाली। तुम ज्वाला कैसे बुला सकते हो? क्या ये केवल डूकिंग क्षेत्र या उससे ऊपर का कोई शक्तिशाली व्यक्ति ही कर सकता है? चौंकने के बाद जहर भूत ने फिर से अपना सिर हिलाया, उस पागल विचार से छुटकारा पाया। अगर दूसरा पक्ष डू किंग होता तो वह उसे बहुत पहले ही मार देता, इतनी दूर जाने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं निश्चित रूप से तुम्हारी उस आभा के बारे में गलत नहीं हूँ। एक कीमियागर भी ज्वाला बुला सकता है, तुम एक कीमियागर हो। जहर भूत का चेहरा बदसूरत था। धिक्कार है, उसे किसी कीमियागर को उकसाने की याद नहीं थी। यह अज्ञात कीमियागर शायद ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर की खबर से आकर्षित हुआ था। अब वह उस दिन वापस जाना चाहता था जब उसने ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर को चारा के रूप में इस्तेमाल करने और खुद को एक जोरदार थप्पड़ मारने का फैसला किया था। अगर उसने घात लगाने का फैसला किया तो ठीक है, लेकिन इतना बड़ा चारा लेकर ऐसा क्यों किया? अब बहुत देर हो चुकी है। ये मास्टर कीमियागर, मुझे कुछ चर्चा करनी है। आप ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर के लिए यहाँ हैं, है न? मैं आपको इसे खोजने के लिए ले जा सकता हूँ। जहरीली डू क्यूई को दूसरे पक्ष की लेप्टो ने रोक दिया था, और जहरीले भूत को लगा कि उसे पहले दूसरे पक्ष को पंगु बनाना जारी रखना चाहिए। जियाओ मिंग ने इसे बकवास बताने की जहमत नहीं उठाई। वह पहले से ही उन दोनों के बीच बातचीत के माध्यम से ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर का स्थान जान चुका था। हालांकि यह थोड़ा कष्टप्रद था कि उनके पास यह नहीं था, लेकिन अगर वह इस आदमी को मार देता तो वह इसे जल्द ही प्राप्त कर सकता था। कोई जरूरत नहीं, मर जाओ और अपने बड़े भाई की अच्छी संगति करो। जियाओ मिंग की हथेली पर नीली गुलाबी लपटें जोर से बाहर निकली। उसकी 10 उंगलियां धीरे धीरे आपस में जुड़ गईं, फिर अलग हो गईं, और 10 उंगलियों के बीच 10 छोटी गुलाबी लपटें छोटे चाबुक की तरह थीं, और एक बार जब वे एक दूसरे के चारों ओर लिपट गईं, तो वे फुर्ती से एक बुदबुदाती हुई लौ में उलझ गईं। अंत में वे अलग अलग रंगों की आग के 2 गोल चाप बन गए, जो जियाओ मिंग के शरीर को घेरे हुए थे, जैसे 2 आध्यात्मिक अग्नि सांप ऊपर नीचे तैरते हुए उसकी रक्षा करते हुए। उसके पैर की उंगलियां थोड़ी मुड़ गईं, उसकी एड़ियां थोड़ी ऊपर उठ गईं, और एक पल के बाद वह अचानक गायब हो गया। उसका शरीर लगभग एक छाया बन गया क्योंकि वह सीधे जहर भूत पर हमला कर रहा था। सूंघो, ये देखकर कि जियाओ मिंग, जो सामने से हमला कर रहा था, उसने अपने पास आते ही जहरीली क्यूई को साफ साफ जला दिया। जहर भूत की पलकें उछल गईं और उसकी भुजा तेजी से हिलने लगी। जहर चाबुक, एक लंबा ग्रे चाबुक तुरंत एक धुंधली छाया की तरह बाहर निकला। लंबे चाबुक ने बहुत तेज गति से हमला किया। हालांकि जैसे ही वह जियाओ मिंग के शरीर तक पहुंचने वाला था, उसके शरीर की सतह के चारों ओर नीली गुलाबी आग के 2 चाप अचानक तेज हो गए और ग्रे लंबे चाबुक के साथ भारी बमबारी की, और एक पल में 2 रंग की लिपटों से अनगिनत चिंगारियां फूट पड़ी। उच्च तापमान हवा में एक अजीब सी आवाज के साथ कट रहा था, जैसे कि उबलते तेल से बर्फ और बर्फ पिघल रही हो। जहर भूत के हमले को आसानी से नष्ट कर दिया गया।
जियाओ मिंग की अजेय आकृति को देखकर जहर भूत का चेहरा बहुत बदल गया। तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। एक हरा अमृत निकालकर उसे निगल लिया। असहजता का भाव प्रकट करते हुए जहर भूत ने अपने दांत पीसकर उसे निगल लिया। जियाओ मिंग से टकराते ही उसकी आभा तुरंत बाहर निकल गई। धमाका, लपटे और जहरीली की हुई उछल पड़ी। कमरे में आग की लहर फूट पड़ी। एक सफेद छाया अचानक पीछे की ओर उछली। उसके पैरों की नोकें जमीन को छू गईं और कुछ मीटर तक फिसलने से पहले रुक गई और उस जगह की ओर देखने लगी जहां आग की लहर धीरे धीरे गायब हो गया। एक पल बाद आग की लहर पूरी तरह से खत्म हो गई, लेकिन आधा मानव आकृति भी नहीं मिली। ये दृश्य देखकर जहर भूत थोड़ा चकित हो गया और चारों ओर देखने वाला था, लेकिन अचानक उसे अपने हाथों और पैरों में हल्की जलन महसूस हुई। जब उसने नीचे देखा तो उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसने पाया कि दो आग के चाबुक उसके हाथों और पैरों के चारों ओर लिपटे हुए थे। दो आग के चाबुक जहर भूत के हाथों और पैरों को दो छोटे सांपों की तरह घेरे हुए थे, जो जलती हुई गर्मी का स्पर्श देते हुए उसकी हरकत में बाधा डाल रहे थे। सान्यान शून्य आत्मा सील। उसके पीछे से एक आवाज आई और जहर भूत का चेहरा बहुत बदल गया। डॉट डॉट डॉट। एक पल बाद जब जियाओ मिंग ने जहर भूत से स्टोरेज रिंग ली जो चारकोल में बदल गई थी और ग्रीन घोस्ट से एक और स्टोरेज रिंग, वह मुड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के कमरे से बाहर चला गया।